नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश वाला टॉपिक। वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। 15 पॉइंट ही डिस्कस करेंगे और मेरे ख्याल से इस वीडियो को यदि आपने पूरा देखा तो खुद ये कहेंगे कि वास्तव में अपना जो प्रकाश का टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन भी हम गलत नहीं होने देंगे। आइए डिस्कस करें। पॉइंट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। देखो, एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। कंफ्यूज होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्र में देखो, प्रकाश में प्र आ रहा है और यहाँ अनुप्रस्थ में भी क्या है? प्र है, तो अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। जबकि अनुदैर्ध्य की बात करें तो वहाँ ध आता है और ध्वनि में भी ध, तो लिंक कर लो आपस में, कहीं मतलब रटने की भी आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट। ऐसे अनुप्रस्थ है तो ऐसे क्या है? ये अयांत्रिक तरंग है। इसके साथ ही ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आएगा ये माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। इसका निर्वात में वेग क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो पॉइंट नंबर पहले में हमने दो चीजें पढ़ी हैं कि प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखिएगा। और निर्वात में इसका वेग जो होता है वो सर्वाधिक होता है। नीचे हम डिस्कस करेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहीं कोई समस्या नहीं। पॉइंट नंबर 2, प्रकाश की तीव्रता यदि आपके एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा वो रहेगा फोटोमीटर। पॉइंट नंबर 3, प्रकाश की प्रकृति की बात करें तो याद रखिएगा कण जो प्रकृति है, न्यूटन ने बताया है कि प्रकाश कणीय रूप में गति करता है। इसके अलावा प्रकाश की तरंगीय प्रकृति की बात की है हाइजेन ने, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में डी ब्रोगली ने कहा है। ये छोटा सा बिंदु है, समझ में आ गया, कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है। कणीय न्यूटन की बात करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तरंग प्रकृति हाइगेन और द्वैत प्रकृति आपकी डी ब्रोगली। इसके अलावा अपने सिलेबस में एक पॉइंट डाल रखा है कि प्रकाश के स्रोत बताओ। हम सब लोग जानते हैं प्राकृतिक स्रोत सूर्य है, और कृत्रिम स्रोत की बात करें तो अपने बल्ब है, ट्यूब है, लेजर है, एलईडी है, ये सारे आपके कृत्रिम हैं। इसके अलावा कुछ जीव भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे जुगनू है ना, तो इनमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है और होता कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद देखिएगा पॉइंट नंबर 5, कह रहा है कि खतरों के रंग कैसे होते हैं? साहब लाल रंग के होते हैं। हम सब लोग जानते हैं। कभी सोचा है कि लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं कि लेमडा बराबर 1 आवृत्ति होता है। इसका मतलब आवृत्ति क्या होगी भाई? लेमडा ज़्यादा है तो आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये विबग्योर के अंदर हम देखें तो आवृत्ति इस रूप में बढ़ेगी। यानी यहाँ वोयलेट की अगर हम बात करें, बैंगनी रंग की बात करें, तो बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। जबकि रेड की बात करें तो यहाँ पे आवृत्ति सबसे कम होगी। अब सबसे कम होगी, इसका मतलब तरंग दैर्ध्य उसकी क्या है? ज़्यादा है। यदि तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे विचलन का मान क्या आएगा? कम आएगा। और विचलन कम आएगा तो हम सब लोग जानते हैं कि वेग क्या होगा? सर्वाधिक होगा। इसीलिए खतरों के रंग क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं। तो इन कलर को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यदि तरंग दैर्ध्य की बात करें, तो आर जो है, रेड जो है, उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा। और इधर आएंगे तो यहाँ पे लास्ट में वी में आएंगे, यानी बैंगनी कलर में आएंगे, तो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो जाएगा। इसी प्रकार से वेग की अगर बात करें तो ये इस रूप में बढ़ेगा। यहाँ लाल रंग का वेग सर्वाधिक हो जाएगा और बैंगनी रंग का वेग यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और इन रंगों की बात करें तो याद रखिएगा, इनमें कई बार मध्य रंग पूछा जाता है। मध्य रंग की बात करें तो यहाँ पे आप 3 इधर से निकाल दोगे, 3 इधर से निकाल दोगे, ग्रीन कर दोगे, गलत हो जाएगा आंसर। यहाँ पे मध्य रंग की बात करें तो मध्य रंग यहाँ पे कौन सा होगा? आपका वाई होगा। वाई का मतलब येलो, पीला, यहाँ मध्य रंग है। ये थोड़ा याद रखिए। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 6, कह रहा है कि प्राथमिक रंग बताओ। सीधा सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो याद करना गब्बर को। इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती, है ना। गब्बर याद रखिए। जगह ग्रीन, बी से ब्राउन, आर से आपका रेड हो जाएगा। ये आपके प्राथमिक रंग है। कहीं कोई समस्या नहीं। अब देखिए, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है परावर्तन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। सिर्फ 1-2 बातें ही हैं परावर्तन की, कि वस्तु का दिखाई देना सीधा एग्जाम में पूछेगा आपसे, तो याद रखिएगा वो परावर्तन होगा। क्योंकि अपवर्तन में तो पार हो जाएगी चीज़ें, दिखाई कहाँ से देंगे? तो वस्तु का दिखाई देना क्या है? आपका परावर्तन। और एक पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, आप सब लोग जानते होंगे कि जिस रंग का परावर्तन करेगी वो हमें वैसी दिखाई देगी, और सभी रंगों का यदि परावर्तन कर दिया
तो वह वस्तु सफ़ेद दिखाई देगी, और सभी रंगों का अवशोषण कर लिया तो वो काली दिखाई देगी। ये चीज़ें आप सब लोग जानते होंगे, इतना तो नॉलेज रखते होंगे। अब देखो, चंद्रमा का चमकना, तारों का चमकना, रोड लाइट पर संकेतों का चमकना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? परावर्तन के हैं। और मैंने एनसीईआरटी से लिखे हैं, कहीं बाहर से नहीं लिखे हैं। याद रखिएगा, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दर्पण पर बने सभी प्रतिबिंब परावर्तन के उदाहरण हैं या अपवर्तन के, तो आपका आंसर होना चाहिए परावर्तन। कहीं कोई समस्या नहीं है। और याद रखिएगा, परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता, इसीलिए तो परावर्तन के हम नियम पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो परावर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है, अभिलंब है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। अब जब माध्यम ही नहीं बदलेगा तो प्रकाश का वेग भी नहीं बदलेगा, तरंग दैर्ध्य भी नहीं बदलेगी, और आवृत्ति भी आपकी नो चेंज होगी, और प्रकाश की तीव्रता है ये आपकी परिवर्तित हो जाएगी। तो प्रकाश के परावर्तन में कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई वस्तु हमें दिखाई देती है तो वो प्रकाश का परावर्तन है। चंद्रमा, तारों का चमकना परावर्तन के उदाहरण है। दर्पण के सारे प्रतिबिंब आपकी परावर्तन के उदाहरण है। माध्यम में इसमें नो चेंज होता है, प्रकाश की तीव्रता यहाँ बदल जाती है, कहीं कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट देखो, समतल दर्पण, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन यहीं से आना चाहिए। आप सब लोग अपनी शक्ल देखते हो, पहले मुझे ये बताइए कि इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है या उल्टा बनता है? तो सीधा बनता है। कभी ऐसा थोड़ी है कि सिर की जगह पैर दिख रहे हैं, पैर वाली जगह सिर दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। और सीधा बन रहा है तो सीधे के साथ हमेशा क्या आता है? आपका आभासी आता है। ये चीज़ें तो मैं आपको नीचे याद करवा दूंगा, कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है। और बराबर दूरी पर बनता है, यानी समतल दर्पण से जितनी वस्तु की दूरी है उतनी ही समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बनेगी, यानी बराबर दूरी पर बनेगा। इसके बाद पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। इसमें पार्श्व का मतलब क्या है? राइट वाला लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट दिखता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो कहीं कोई समस्या नहीं है। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधे के साथ हमेशा आभासी आता है, बराबर बनता है, और इसमें पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। ऊपर नीचे में कोई दिक्कत नहीं है, सर की जगह तो सर ही दिखेगा, पैर वाली जगह पैर ही दिखेगा। समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या होती है? आधी होती है। अब इस पे कोई भी छोटा मोटा न्यूमेरिकल बना ले कि मान लो कि 5 फीट की लड़की है, अपना स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का आकार कितना होना चाहिए? तो 5 की है तो आधी कर दो, 2.5 हो जाएगी, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके बाद अगला है कि दर्पण के सामने v वेग से जाने पर वो हमें उसका डबल वेग से आता हुआ प्रतीत हमें नजर आएगा। v जा रहे हैं तो 2v, 2v जा रहे हैं तो 4v, ऐसे कहीं। इसके बाद देखिएगा, अगला पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या? 360/थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा? एन की वैल्यू मिलेगी, यानी प्रतिबिंबों की संख्या मिलेगी। थीटा एग्जामिनर वाला दे देगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। 360 में थीटा का भाग देना है, एन का मान निकालना है। यदि एन का मान विषम आए तो उसे वैसा का वैसा ही छोड़ना है। ध्यान से सुन लेना, मैं एक प्रकार से ट्रिक बता रहा हूँ। जो आपने पहले पुराना तरीका पढ़ रखा है उसको भूल जाना, यदि आपको क्वेश्चन हल करना है। यदि वहाँ पे सम आ रहा है तो उसको n-1 करना है, कहीं कोई समस्या नहीं। ये काम में आया हुआ है। थीटा का मान दे रखा था 50 डिग्री, आपको प्रतिबिंबों की संख्या पूछी थी, तो आपको सिंपली क्या करना था? 360 के अंदर आपको 50 का भाग देना है। जो भी आंसर आ रहा है उसमें आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि सम आ रहा है या विषम आ रहा है। आप कहेंगे कि सर 7 तो क्या है? विषम है, और मैंने अभी आपको कहा कि विषम है, तो वैसा का वैसा आपको आंसर मिल जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। ना तो 7.2 को 8 बनाना है, चाहे 7.9 आ जाए तो भी आपको 8 नहीं बनाना है। आपको तो ये देखना है कि सम है या विषम है। मैं ये कह दूं कि 8.7 आ गया तो ना तो आपको इसको 9 बनाने की आवश्यकता है, आप तो ये देखिए कि ये सम है या विषम है। यदि ये सम है तो उसमें से एक कम करना है। यदि आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन हल करना है और कोई छोटे मोटे कंसेप्ट पहले से याद कर रखे हैं तो भैया उसके अकॉर्डिंग कर लेना, लेकिन ये सिंपली याद रखिएगा, कुछ भी नहीं करना। 360 के अंदर थीटा का भाग देना है, एन का मान हमें देखना है। विषम आ रहा है तो विषम आंसर बन जाएगा, यदि सम आ रहा है तो उसमें एक घटा के आंसर बनाएंगे। पॉइंटों में वैल्यू आई उसका कोई मतलब हमें वहां नहीं रखना है, समझ गए? कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो याद रखिएगा अनंत होती है। इसके बाद देखिएगा पॉइंट नंबर 9 है आपका अपवर्तन, और अपवर्तन के साथ एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि इसमें माध्यम क्या होता है? आपका चेंज होता है। अब जब माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश का वेग है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, वो सब चेंज हो जाएगी। हम सब लोग जानते हैं प्रकाश की किरण विरल से संघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। वहीं इसका उल्टा हम देखते हैं कि संघन से विरल की ओर प्रवेश करती है
तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे प्रकाश का वेग भी चेंज होगा और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी आपकी चेंज होगी। क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से प्रकाश के अपवर्तन की घटना में कौन सी भौतिक राशि चेंज नहीं होती? तो याद रखिएगा वो आंसर बनेगा आपका आवर्ती। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपवर्तन के बारे में, याद रखिएगा। अच्छा, लेंस से हम जितने भी प्रतिबिंब बनाते हैं वो किसके उदाहरण रहेंगे? आपके अपवर्तन के रहेंगे। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में ये डाल रखे हैं कि पानी से भरे पात्र में सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, पेंसिल हमें टेढ़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? आपके अपवर्तन के। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? आपका अपवर्तन का। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, वो भी किसका उदाहरण है? आपका अपवर्तन का। तारों का चमकना यदि आपके एग्जाम में पूछे तो वहाँ पे परावर्तन रहेगा, लेकिन तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है, कहीं कोई समस्या नहीं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में आपको केवल 3 सूत्र याद रखने हैं। एक तो दर्पण का सूत्र है, एक लेंस का सूत्र है और एक लेंस की क्षमता का सूत्र है। देखो दर्पण और लेंस में कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ एक है, माइनस का। सबसे पहले हम दर्पण ही पढ़ते हैं, तो दर्पण में तो आपका प्लस रहेगा, ऐसे याद कर लो। और उसके बाद लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं? लेंस पढ़ते हैं, तो लेंस में आपका माइनस रहेगा। सूत्र आपको नजर ही आ रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेंस की क्षमता, इसका सूत्र होता है 1/f। यहाँ याद रखिएगा जो फोकस दूरी है वो आपकी मीटर में रहेगी। इसका जो मात्रक है वो क्या रहेगा? आपका डायप्टर रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं। पॉइंट नंबर 10 में देखिए, इसमें एक तो होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। मैंने आपसे ये पूछा कि इन दोनों में नाम बड़ा कौन सा है, तो आपने कहा कि अवतल दर्पण नाम बड़ा है। तो जिसका नाम बड़ा उसका प्रतिबिंब बड़ा, और जो बड़ा होता है उसे हम मारवाड़ी में क्या कहते हैं? वाव। कोई भी चीज़ हमने बड़ी दिखती है हम उसे वाव ही बोलते हैं। वाव यार कितनी बड़ी बिल्डिंग है, वाव यार कितनी लंबी हाइट की लड़की है, नीचे सैंडल दिखी तो वाव यार कितनी ऊंची सैंडल पहन रखी है ना। तो वाव से हमें लिंक करना है, वा से होगा वास्तविक, ऊ से होगा आपका उल्टा। तो जनरली अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वो बड़ा बनता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ वास्तविक और उल्टा है, तो उत्तल में क्या हो जाएगा? आपका आभासी और सीधा हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका छोटा बन जाएगा। यहाँ तो सदैव ऐसे प्रतिबिंब बनेंगे, लेकिन अवतल दर्पण में एक स्थिति में थोड़ा फर्क है, और क्वेश्चन वहीं से आता है। नीचे ये देखो, अवतल में वास्तविक और उल्टा है, तो यहाँ पे ये देखो वास्तविक और उल्टा, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन एक स्थिति यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका आभासी और सीधा बन रहा है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन बना लिया जाए कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो बिंब की स्थिति कहाँ होगी? तो P व F के मध्य होगी। सीधा क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं है। प्रतिबिंब बड़ा होगा ये तो हम सब लोग जानते हैं, यहाँ देखो बड़ा बन रहा है। लेकिन उत्तल दर्पण की बात करें तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बन रहे हैं? छोटे बन रहे हैं। और यहाँ पे सदैव जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो आभासी और सीधा रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके बाद देखिएगा कुछ रूल हैं, वो भी इसी में समझ लीजिए। पहला रूल क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। ये अब सब लोग जानते हैं, जैसे मुख्य अक्ष के कोई समानांतर आई और परावर्तन के बाद वो कैसे जाएगी? आपकी फोकस से जाएगी। इसी का उल्टा मैं ये कह दूं कि फोकस से आने वाली किसके समानांतर हो जाएगी? आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं। पहला क्लियर, तीसरा क्लियर। वक्रता केंद्र की बात करें, सी से आ रही है तो वो सी से ही चली जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ध्रुव यानी पोल पे जिस कोण पे आ रही है तो वो भी उसी कोण से चली जाएगी। ये तो छोटे मोटे नियम हो गए। अब देखो अगली बात, इसके बाद आप सब लोग जानते हैं ये कौन सी साइड आपकी? राइट साइड यानी दाईं ओर। और ये आपकी कौन सी साइड है? ये आपकी लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर। दर्पण से यदि दाईं ओर की हम दूरियां नाप रहे हैं वो हमेशा किस में रहेंगी? प्लस में रहेंगी। और यदि दर्पण से यदि बाईं ओर की जो भी हम दूरियां ले रहे हैं वो हमेशा किस में लेनी है? आपकी माइनस में लेनी है। और इसी प्रकार दर्पण के बाईं ओर जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनेंगे? वास्तविक बनेंगे। और इधर के साइड कैसे बनते हैं? आपके आभासी बनते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अवतल दर्पण में एक आभासी प्रतिबिंब इधर बनता है, ये नीचे वाला छठी स्थिति में। और उत्तल दर्पण में तो सारे के सारे प्रतिबिंब ही इस साइड बनते हैं, तो वो सारे के सारे आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं इस स्लाइड में। अब अगले पॉइंट पे चलते। इसके बाद देखिएगा पॉइंट नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण के उपयोग। उत्तल से ज़्यादा अवतल इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से याद रखने हैं? टॉर्च हो गया आपका, सर्च लाइट हो गया आपका, हेडलाइट, ये याद रखिएगा। वाहनों की जो हेडलाइट है उसमें अवतल का, जबकि साइड वाले जो ग्लास हैं उसमें उत्तल का होता है, याद रखिएगा। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए यानी सेविंग दर्पण में कौन सा होगा? आपका अवतल दर्पण होगा, कहीं कोई समस्या नहीं है।
इसी के साथ दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियाँ हो गई, सौर चूल्हे हो गए, इसमें भी प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए कौन सा दर्पण यूज लिया जाता है? आपका अवतल दर्पण। मोस्टली देखें तो एक तो सेविंग मिरर में, एक गाड़ियों की हेडलाइट में, इसके अलावा सौर भट्टियाँ हैं, सौर चूल्हे हैं, इनमें भी कौन सा दर्पण होगा? आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में मैंने अभी आपको कहा कि जो साइड ग्लास होते हैं उनमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ एटीएम जो मशीन है वहाँ पे भी आजकल उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाने लगा है। तो उत्तल दर्पण में दो याद रखने हैं, साइड ग्लास और एक आपका एटीएम मशीन। इसके बाद देखिएगा पॉइंट नंबर 13, और पॉइंट नंबर 13 में 5-4 चीज़ें लिखी हैं। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछे कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करेंगे, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो आपको आना चाहिए। सबसे पहले देखो दूरदृष्टि दोष वाला याद रखो। दूरदृष्टि दोष, दूर ऊ की साउंड आ रही है तो ऊ से आपका उत्तल हो जाएगा। अब दूरदृष्टि दोष वाले में उत्तल है तो निकट दृष्टि दोष में अपने आप कौन सा हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। अच्छा, इनमें होता क्या है? कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि निकट दृष्टि दोष में दोष कौन सा है, निकट वाला है या दूर वाला है? तो ये देखो उल्टे हैं। अब लग तो ऐसे रहा है कि निकट दृष्टि दोष में निकट का दोष होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट की तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है? साफ दिखाई देती है, यहाँ पे दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार से दूरदृष्टि दोष है तो उसमें क्या होगा? दूर वाली जो चीज़ है वो तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी, और जो निकट वाली चीज़ें हैं वो उसको अस्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इसके लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। इसके बाद देखो उत्तल लेंस के उपयोग देखें तो सरल सूक्ष्मदर्शी है, आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, दूरबीन है, चश्मा है, कागज जलाने में है, इसके अलावा नेत्र में है, इनका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एग्जाम में आया हुआ है कि रेटिना पे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता है, रेटिना पे उल्टा बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता हुआ हमें प्रतीत होता है, यानी सरल रेखा में गति करता है, और इससे हम अपवर्तन की घटना पढ़ते हैं, इसी से हम क्या पढ़ते हैं? परावर्तन पढ़ते हैं। लेकिन क्या विवर्तन भी इसी घटना से पढ़ते हैं? ना, विवर्तन तो प्रकाश के मुड़ने की घटना से घटित होता है। इसी प्रकार से अगला है कि जल का अपवर्तनांक भी मैंने लिख दिया है, थोड़ा याद रखिएगा 1.33 है, कई बार पूछ लिया जाता है। हीरे का थोड़ा याद रखिएगा, इसका ज़्यादा है 2.42 है। इसके बाद अगला है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम मानक दूरी जो है वो कितनी होती है? लास्ट जो दूरी होती है वो होती है 25 मीटर होती है। 25 सेंटीमीटर 25 मीटर, थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्नेल का नियम। साइन आई बटे साइन आर सब लोग जानते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और प्रावर्तन के नियम में कोण आई किसके बराबर होता है? कोण आर के बराबर होता है। समझने वाली बात यह है कि कोण जो आई होता है वो आपतित जो किरण होती है उसका अभिलंब के साथ जो बना कोण होता है वो इस कोण के बराबर होता है। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में आपके ये कोण दे दे 30 डिग्री और आपसे ये पूछ ले ये कोण, तो आप उसको 30 कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि अभिलंब के साथ हमें कोण लेना है, और वही परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है उसके बराबर रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद देखिएगा अगला है लेंस से संबंधित प्रतिबिंब। तो लेंस वाले में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। एक तो उत्तल लेंस और एक आपका अवतल लेंस, इन दोनों को अलग कर दो। उत्तल है उसको अवतल दर्पण समझ लो एक बार के लिए, और अवतल है उसको क्या समझ लो? उत्तल दर्पण समझ लो। जैसे ये दे रखा है आपका, जैसे उत्तल लेंस दे रखा है, तो इसके जो भी प्रतिबिंब हमें निकालने हैं तो हमें अवतल दर्पण की भांति नहीं देखना है। अवतल दर्पण में यही हमने पढ़ा था, वास्तविक उल्टा, और एक स्थिति इसकी उल्टी पड़ी थी, तो ये सारे के सारे आपके उत्तल लेंस में हो जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार से अवतल लेंस की बात करें तो इसे हम उत्तल दर्पण समझेंगे, और उत्तल दर्पण में हमने देखा था दो स्थिति पड़ी थी, और दोनों में क्या बनता है आपका प्रतिबिंब? आभासी और सीधा बनता है, छोटा बनता है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन हमें निकालना है। देखो आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, और जिसने भी क्लास को पूरी देखी है मज़ा आ गया होगा, क्योंकि मैंने सारा निचोड़ आपके सामने रखा है। कम समय में हमारा उद्देश्य भी ये रहता है कि बेहतर सीखें आप। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपके सूत्र याद हो। तो सूत्र में तो कोई ज़्यादा विशेष बात है नहीं, अपने दर्पण में तो प्लस का चिन्ह होता है और लेंस में माइनस का चिन्ह होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है चिन्ह परिपाटी, और चिन्ह परिपाटी देखो समझ लो अच्छे से, याद रखना ये दर्पण और लेंस में दोनों में सेम रहेगी, कि जैसे दर्पण में हम समझते हैं वैसे ही हमें लेंस में समझना है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने आपको कहा था चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, दूरियां जब हम नापते हैं तो बिंब की जो दूरी होती है, बिंब और बाईं ओर की दूरियां हमेशा हम किस में नापते हैं? माइनस में लेते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, चाहे आपका कोई सा भी लेंस हो, यानी बिंब की जो दूरी होगी, यानी यू का जो मान होगा वो हमेशा ही कैसे लेना है? हमें नेगेटिव लेना है,
के बाद देखो नेक्स्ट वी की बात करें, प्रतिबिंब की बात करें, तो हमेशा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा लेना है, हमें माइनस का लेना है। क्यों लेना, आप सब लोग जानते हैं, प्रतिबिंब के बाईं ओर ही बनता है। लेकिन एक स्थिति, लास्ट वाली जो स्थिति है, छठी स्थिति, मैंने कहा था आपको, यहां प्रतिबिंब अलग बन रहा है, आभासी बन रहा है, यानी दर्पण के पीछे जा रहा है। तो दर्पण के पीछे जा रहा है तो राइट साइड होगी, राइट साइड में हमें दूरी कैसी लेनी है, आपकी प्लस लेनी है। समझ गए अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से फोकस दूरी की बात करें तो हम सब लोग जानते हैं उत्तल दर्पण में दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनते हैं। तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनते हैं तो दर्पण की आपकी बाईं साइड होगी, तो बाईं साइड में हमें दूरी कैसे लेनी है, आपकी माइनस लेनी है। लेकिन वही बात, लास्ट वाली जो स्थिति है वहाँ तो प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे की साइड आ गई, इसका मतलब राइट साइड आ गया। तो राइट साइड में हमें दूरी कैसे लेनी है, आपकी पॉजिटिव लेनी है। अच्छे से समझ आ गया? नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लेना। उत्तल दर्पण की बात करें तो यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारी वस्तु है उसकी दूरी तो हमेशा नेगेटिव ही लेनी है। वी की बात करें यानी प्रतिबिंब की बात करें तो दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में तो हम सब लोग जानते हैं राइट साइड में ही प्रतिबिंब बनता है, तो राइट साइड में तो अपनी दूरियां क्या होती हैं, प्लस की होती हैं। इसी प्रकार से एफ की बात करें तो एफ भी यहाँ पे राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये आपने अच्छे से समझ लिया तो कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप आराम से कर दोगे। देखो आवर्धनता यानी मैग्निफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है कि ये बिंब से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये हमें किससे पता लगेगा, आवर्धनता से, यानी प्रतिबिंब कितना आवर्धित हुआ है। तो दर्पण के लिए बात करें तो दर्पण के लिए होगा माइनस के वी बटे यू। यहाँ सिर्फ याद करने वाली बात यही है कि दर्पण में हमेशा यहाँ क्या आएगा, माइनस का आएगा। जबकि हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था वहाँ सारी चीज़ें हमने पॉजिटिव पढ़ी थी। और इसी का उल्टा यदि लेंस के लिए बात करें तो यहाँ प्लस का वी बटे यू होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, आपका बिंब की दूरी। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लीजिए आपकी आवर्धनता माइनस के 2 आ गई, तो यहाँ ये माइनस क्या बता रहे हैं, माइनस तो नेगेटिव की बात करेगा, तो नेगेटिव हमेशा क्या बताएगा, उल्टा बताएगा। और उल्टे के साथ हमेशा क्या जुड़ा रहता है, आपका वास्तविक जुड़ा रहता है, वाव कहते हैं हम, है ना। इसी प्रकार से यहाँ प्लस होता तो प्लस क्या बताएगा, आपका प्रतिबिंब क्या बताएगा, सीधा बताएगा। और सीधा के साथ हमेशा क्या होता है, आपका आभासी होता है। अच्छा, परिमाण क्या बताएगा फिर, परिमाण का मतलब है कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, m का मान यदि 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब बड़े की स्थिति को बताएगा, यदि m का मान 1 से छोटा हो तो वो छोटे की स्थिति बताएगा, और यदि m का मान 1 के बराबर हो तो वहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति बिंब के आकार के बराबर रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी आवर्धनता को लेकर। अब देखिए एग्जाम्पल, तो पहला उदाहरण है आपका 10.1, आपके एनसीईआरटी की किताब में 2 उदाहरण डाल रखे हैं, और 2 मैंने पिछली जो आरबीएससी की बुक चला करती थी उसके लिए। तो कुल दर्पण के 4 उदाहरण हैं। इसी प्रकार से 4 उदाहरण आपके लेंस के हैं, तो इनमें से 1-2 कर लेंगे, बाकी आप करते रहना, क्योंकि एक समझ में आ जाएगा तो सारे समझ में आ जाएंगे। पहला देखो, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, अब यहाँ पकड़ लो, पीछे का दृश्य देख रहे हैं, इसका मतलब साइड ग्लास से देखेंगे, और साइड ग्लास में कौन सा दर्पण होगा, आपका उत्तल दर्पण होगा। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, उत्तल दर्पण की हो रही है। उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण, चलो इसने तो दे दिया। वक्रता त्रिज्या दे रखी है कितनी, 3 मीटर। अब देखो आर दे रखी है, नहीं हाँ आर ही दे रखी है ना, वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 मीटर। तो हम सब लोग जानते हैं कि एफ का डबल आर होता है, इसका मतलब एफ कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। ये तो आप सब लोग जानते होंगे, कॉमन बात है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, u का मान दे दिया अपना, कितना दे रखा है, 5 मीटर, तो प्रतिबिंब की स्थिति v पूछा है, और हमें साइज निकालनी है, यानी m का मान हमें मालूम करना। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि हमें चिन्ह परिपाटी का मालूम है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो u तो हमें माइनस लेनी है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। v हमें निकालना है, और हम सब लोग जानते हैं v का मान प्लस आएगा या माइनस आएगा। आप कहेंगे उत्तल दर्पण है तो v का मान भी क्या आएगा, प्लस आएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके बाद देखो f चाहिए हमें, और f क्या होता है, उत्तल दर्पण के लिए हमें प्लस लेना है। ये 3 चीज़ें आराम से आ गई तो कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो ये अपना सूत्र पड़ा है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आपको तरीका बता दिया है। हमें निकालना क्या है, v निकालना है, तो v को तो इधर ले लिया तो u वाला माइनस में चला गया। यहाँ बात ये है कि f हमें प्लस का लेना है या माइनस का लेना। तो यहाँ देखो मैंने कहा उत्तल दर्पण है तो f प्लस का लेंगे, तो f प्लस का ही लिया है 1.50, कहीं कोई समस्या नहीं। अच्छा u किसका लेना है, तो u हमें माइनस का लेना है, तो ये माइनस का ले लिया।
माइनस माइनस प्लस होके ये अपना आंसर दे देंगे। v का मान हमें दे दिया 1.15 मीटर। तो मैंने कहा था कि उत्तल दर्पण है तो v का मान पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आंसर हमें मिल गया, कहीं कोई समस्या नहीं। बात आवर्धन की बात करें तो आवर्धन क्या होता है आपका, माइनस के v बट्टे यू होगा। तो यहाँ पे देखो माइनस तो ये रहा, और v की बात करें तो v प्लस का लेना है, u माइनस का लेना है, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये आ गया। अब यहाँ प्लस क्या बता रहा है, प्लस तो साहब ये बता रहा है कि सीधा होगा, क्योंकि उल्टा तो माइनस बताता है, और सीधा के साथ हमेशा आभासी रहेगा। और साइज की बात करें तो 1 से कम है तो छोटा हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी जो बिंब की हाइट है वो दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। बिंब की हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ का मान दे रखा है आपकी 15 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ये 25 सेंटीमीटर क्या है आपका, यू है। तो दर्पण कौन सा है, अवतल है। तो दर्पण तो चाहे अवतल हो या उत्तल हो, यू का मान तो हमें माइनस ही लेना है। फोकस दूरी यहाँ पे दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो यहाँ हमें फोकस दूरी को माइनस में लेना है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब हमें मिल जाए। प्रतिबिंब की प्रकृति हमें पूछी है, और प्रतिबिंब की साइज भी पूछी है। प्रतिबिंब की साइज का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब की हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे, देखो एम का मान क्या होता है, एच डेस अपॉन एच होता है, सब लोग जानते हैं। यहाँ एच का मान दे रखा है, यहाँ एच डेस है, वो हमें निकालना है। तो एच डेस का मान कितना आ जाएगा, एम मल्टीप्लाई एच आ जाएगा। और एम हम सब लोग जानते हैं यू बट्टे यू नहीं होगा, एम क्या होगा आपका माइनस के वी बट्टे यू होगा, और गुणा एच कर देंगे। अब इसमें क्या है, अभी अपने पास v निकालना पड़ेगा, u तो चलो दे रखा है, तो इससे हमें प्रतिबिंब की साइज का पता लग जाएगा। इसके अलावा ये सूत्र अपने पास पड़ा है, और इसमें सारी चीज़ें अपने को दे रखी हैं, तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, माइनस के 37.5। और इसी के साथ यदि एच डेस हम निकालेंगे तो एच डेस का मान अपने पास आ जाएगा माइनस के 6 सेंटीमीटर। देखिएगा अगला है कि एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा सवाल है, पुरानी जो आरपीएससी बुक हुआ करती थी उसका ये सवाल है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो सेविंग दर्पण दे रखा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि कौन सा दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। अवतल दर्पण में u का मान हमें दे दिया 20 सेंटीमीटर, और हम सब लोग जानते हैं कि u तो हमें माइनस का लेना है। दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर, जो हम माइनस की लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v का मान पूछा है, और आवर्धनता m का मान पूछा है। मेरे ख्याल से तो आपको कहीं इस सवाल में दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर लेना। तो यहाँ v का मान अपने पास आया देखो प्लस के 26। अब प्लस का आया, इसका मतलब ये समझ जाना कि लास्ट वाली स्थिति बनी है, आभासी वाली स्थिति, क्योंकि प्लस तो उस साइड ही बनता है, राइट साइड है ना। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका आभासी बनेगा, और आभासी के साथ हमेशा क्या आता है आपका, सीधा आता है। और आवर्धनता की बात करें तो आवर्धनता आप ऐसे निकाल सकते हो, कहीं कोई समस्या आएगी नहीं। प्लस ये बताएगा आभासी सीधा, और 1 से ज़्यादा है तो बड़ा बताएगा। अब इसी के साथ देखो एक और सवाल दे रखा है, और इसको आप कर लेना, आराम से हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो गई है। ये फिर एक और उदाहरण दिया है, क्योंकि उदाहरण सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद देखो ये लेंस वाले सवाल हैं। लेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वही चिन्ह परिपाटी यूज करना है, बस चिन्ह यहाँ पे क्या लेना है आपको, माइनस का लेना है, बाकी वही है जो ऊपर हमने पढ़ा है। अब इसके बाद थोड़े क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं किताब वाले। पहला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस की बात हो रही है, पारदर्शी बनाना है, तो जल हो सकता है, कांच भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी, इससे आपका लेंस नहीं बनेगा। दूसरा देखो, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, और बिंब से क्या पाया गया, बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अब देखो बात यहाँ अवतल दर्पण की हो रही है, और बात यहाँ आभासी की भी हो रही है। तो अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति बनती है, इसका मतलब वो बिंब कहाँ होगा, आप सब लोग जानते हैं, वो बिंब तो क्या होगा, दर्पण और फोकस के बीच होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए
बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? पहला ऑप्शन है कि लेंस के मुख्य फोकस पर, गलत। दूसरा है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, दूसरा है देखो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, तो ये बात बिल्कुल ही सही है। अनंत पे नहीं होगा, लेंस के प्रकाश से केंद्र और मुख्य फोकस के बीच ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं आर बराबर क्या होता है आपका 2f होता है। तो बराबर का प्रतिबिंब हमें लेना है तो यहाँ पे वक्रता केंद्र पे रखना पड़ेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्या है आपकी माइनस में है। कितनी है इससे कोई मतलब नहीं है। दर्पण तथा लेंस दोनों कैसे होंगे, तो हम सब लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा आपका, दोनों ही क्या हो जाएंगे, अवतल हो जाएंगे, क्योंकि उत्तल में तो माइनस का कोई काम ही नहीं रहेगा फोकस दूरी का। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका, दोनों ही क्या हो जाएंगे, अवतल हो जाएंगे। अगला देखो भाई, क्वेश्चन संख्या 5 कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर क्यों ना खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव क्या बन रहा है, सीधा प्रतीत हो रहा है। तो कौन सा दर्पण होगा। अब देखो बात यहाँ सीधे की हो रही है, तो सीधे देखें तो अवतल में भी होता है, उत्तल में भी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं और समतल दर्पण में भी सीधे बनते हैं, लेकिन इससे पहले देर का सदैव। अब ये सदैव आते ही आपका अवतल तो हट गया, क्योंकि अवतल में एक स्थिति पर आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा आपका, उत्तल बनेगा। उत्तल और समतल भी बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समतल में सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, उल्टा थोड़ी बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी रहेगा, या तो समतल होगा या फिर वो क्या होगा, उत्तल होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 6 कह रहा है कि किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करें। अब देखो यहाँ बात लेंस की हो रही है, तो लेंस में पहले तो हमें यह देखना है कि छोटे को बड़ा देखना है, इसका मतलब बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। तो बड़ा चाहिए तो अवतल लेंस तो होगा नहीं, उत्तल लेंस होगा, ये तो हम सब लोग जानते हैं, ऊपर पट गए भी हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है। यहाँ इसका सही उत्तर इन्होंने बोर्ड ने जो मान रखा है वो ये मान रखा है, इस किताब में ये ए ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ए नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इतने भी बड़ी फोकस दूरी का हमें उत्तल लेंस नहीं लेना है। 7 को आप कर लेना। 8 देखिएगा, किसी कार का हेडलाइट की बात कर रहे हैं, तो हेडलाइट में आपका अवतल रहेगा, अवतल। इसी प्रकार से किसी वाहन का पार्श्व यानी साइड वाले ग्लास की बात कर रहा है, तो साइड में कौन सा रहेगा आपका, उत्तल रहेगा, उत्तल। सौर बत्ती हो, सौर चूल्हे हो, तो वहां प्रकाश को केंद्रित करने के लिए आपका कौन सा होगा, अवतल होगा। अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 1, ये पुरानी जो आरबीएससी की बुक चला करती थी उसके ये प्रश्न हैं, हालांकि अभी तो एनसीईआरटी चल रही है, लेकिन वो भी प्रश्न शानदार थे भाई। निम्न में से कौन से दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा, बड़ा, तो बड़ा नाम बड़ा कौन सा है, अवतल है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा तो निर्वात में होगा, सब लोग जानते हैं। अगला देखो, किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो अपवर्तन हो जाएगा। अगला देखो, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है तो ये दर्पण कौन सा होगा। देखो यहाँ +60 दे रखा है, फोकस दूरी +60 दे रखी है, और प्लस किस में आएगा आप सब लोग जानते हैं, उत्तल में आएगा। तो उत्तल कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। अगला है देखो क्वेश्चन संख्या 6 कह रहा है कि उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उत्तल दर्पण की बात हो तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, और आभासी के साथ हमेशा क्या आएगा, सीधा आएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला देखो, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो P बराबर 1/f होगा। यहाँ f पूछा है तो 1/p हो जाएगा, तो 1/p का मतलब हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगला देखो, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को, मैंने ऊपर आपको समझाया था, दूरदृष्टि दोष लगे तो ऐसे मत समझना कि दूर वाली दृष्टि दोष है ना, दूर वाली बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी ना, निकट वाली अस्पष्ट होगी। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, हाँ ये बात सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन संख्या 9, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब क्या बने, वास्तविक एवं बिंब के बराबर आकार का बने।
ये क्वेश्चन आप कर लेना, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 10, कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है, आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए 71, और ये सारे प्रश्न अब रीट में आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला है, एक समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि 2 मीटर की ऊंचाई की एक वस्तु है, उसका हमें पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो 2 है तो 2 का आधा कर दो, 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला देखो, एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए 2 समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है, समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 360 के अंदर भाग दो आप, कितना? 50 का, ये 0 हो गया, अपना आ गया 7 पंजे 35 और 1 बच गया, 5 दूने 10। पॉइंटों में हमें लेना ही नहीं है, हमें तो ये देखना है कि आ कितना रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 क्या है? विषम है, तो विषम है तो वही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखो यहाँ 7.2 है, इसको आप 8 बनाओगे, वैसे करोगे तो आंसर गलत बनेगा भाई, मेरी ट्रिक फेल हो जाएगी, फिर समझ लेना। नेक्स्ट है देखो, कितने डेसिबल से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 80 डेसिबल। एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण कितना होगा? तो थीटा कोण घुमा रहे हैं तो उसका हो जाएगा आपका 2 थीटा, ऑप्शन बी यहां सही आंसर रहेगा। दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा देना चाहिए, दूर ऊ की साउंड आ रही है तो ऊ वाला कौन सा हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, और प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। ये 6ठी पोजीशन की बात कर रहा है, क्योंकि यहां दर्पण के नजदीक लेके आ रहा है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो रीट 2021 में पूछा था। क्या प्रश्न था? जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, सी पे रख रहे हैं, तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो सी पे रख रहे हैं तो वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, तो छोटा मोटा इसकी तो कोई बात नहीं होगी, वस्तु के बराबर साइज का होगा, ये बात सही है। अवतल दर्पण की हो रही है तो वाव की बात करेंगे, वा यानी वास्तविक, वो मतलब उल्टा, तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? बी आंसर सही रहेगा। तो ये अपनी आज की क्लास थी। उम्मीद कर रहा हूँ जितनी मेहनत मैंने यहाँ की है उसी शिद्दत के साथ आपने इस क्लास को देखा होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ताकि ये भी पता लगे कि कितनों ने यहाँ तक क्लास को अटेंड किया है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ यार, पूरी क्लास को आपने देखा है। चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं मोटा मोटी चीज़ों पे। प्रकाश की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है अनुप्रस्थ तरंग है। दूसरी याद रखिएगा, इसके गमन के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं है, निर्वात में इसका सर्वाधिक वेग होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, हमने पढ़ा था कि कतरों के निशान लाल रंग के होते हैं, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इनका विचलन कम होता है। इसके बाद हमने देखा प्राथमिक रंग गब्बर, याद रखिएगा। परावर्तन की बात की तो यहाँ पे दर्पण के जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो परावर्तन के उदाहरण रहेंगे, और परावर्तन में आपका वेग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। समतल दर्पण की बात करें तो याद रखिएगा, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है और सीधे के साथ हमेशा आभासी रहेगा। वस्तु जितनी दूरी पर है समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर हमें नजर आएगा। पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट। और समतल दर्पण की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई से हमेशा आधी होगी। इसके बाद एक ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 360/थीटा बराबर एन करना है, और एन हमें देखना है कि विषम है तो पड़ा रहने देना है, सम है तो n-1 करना है, और पॉइंटों में संख्या आनी है उस पर गौर ही नहीं करना है, ये विशेष बात। समतल दर्पण की फोकस दूरी याद रखिएगा अनंत होती है। बात अपवर्तन की करें तो इसमें माध्यम चेंज होगा, अगर माध्यम चेंज होगा तो वेग और तरंग दैर्ध्य बदलेंगी, लेकिन आवृत्ति में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। लेंस के सभी उदाहरण अपवर्तन के उदाहरण रहेंगे। तारों का टिमटिमाना, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का टेढ़ा होना, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये सारे के सारे अपवर्तन के उदाहरण रहेंगे। जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, उसके उदाहरण में मोटा मोटे देखें तो मृग मरीचिका, हीरे का चमकना, ये सारे के सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। कहीं ऑप्शन में मिले आप अपवर्तन करके आ जाओ, गलत हो जाएगा। इसके बाद दर्पण सूत्र की बात करें तो यहाँ प्लस का हम चिन्ह पढ़ेंगे, और लेंस की बात करें तो यहाँ चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। इसकी क्षमता की बात करें तो P बराबर 1/f होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ फोकस दूरी हमेशा मीटर में ली जाएगी।
इसके बाद हमने अवतल और उत्तल दर्पण पढ़े, और अवतल दर्पण नाम बड़ा तो प्रतिबिंब बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा तो उसको वाव बोलेंगे, वा से वास्तविक उल्टा हो जाएगा। और एक स्थिति इसमें थोड़ी चेंजिंग रहेगी, वो लास्ट वाली स्थिति, इसमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। वहीं उत्तल दर्पण की बात करें तो यहाँ प्रतिबिंब सदैव छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। इसके बाद अवतल दर्पण के मोटा मोटी उपयोग देखें तो टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, आपकी हेडलाइट हो गया, सेविंग मिरर हो गया, दंत विशेषज्ञ हो गया, सौर बत्तियाँ, सौर चूल्हे हो गए। तो इन सब में अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण पार्श्व यानी साइड ग्लास जो होते हैं वो उत्तल दर्पण के होते हैं। इसके अलावा आजकल एटीएम मशीनों में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाने लगा है। इसके बाद निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए ऊ की साउंड उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस के उपयोग देखें तो सरल सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, आपका दूरबीन है, कागज जलाने में है, चश्मा में है, नेत्र में इत्यादि में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमने रेटिना को पढ़ा कि इस पे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। इसके बाद जल का अपूर्तनांक 1.33 याद रखिएगा। हीरे के अपूर्तनांक की बात करें तो 2.42 याद रखिएगा। इसके बाद हमने चिन्ह परिपाटी को पढ़ा था, तो इसमें चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, यू जो होगा वो हमेशा दोनों में नेगेटिव लेंगे। वी अवतल दर्पण में हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन एक स्थिति यानी लास्ट वाली पोजीशन में हम प्लस लेंगे। फोकस दूरी की बात करें तो वहीं सदैव हम माइनस में लेंगे, लेकिन लास्ट वाली जो स्थिति है अवतल दर्पण में उसमें हम प्लस में लेंगे। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण की बात करें तो चाहे वी हो चाहे एफ हो, दोनों हमें पॉजिटिव लेना है। इसके बाद आवर्धनता की बात की थी हमने, तो दर्पण के लिए -v/u होगा और लेंस के लिए केवल v/u रहेगा। यहाँ प्लस आभासी और सीधा को बताएगा और माइनस वास्तविक और उल्टा को बताएगा। और परिमाण जो है वो ये बताएगा कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है। और इसके बाद लास्ट हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। पूरी की पूरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।